आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, यानी कोशिका का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। कोशिका का अध्ययन। तो सबसे पहले कोशिका होता क्या है या किसे कहते हैं? कोशिका होता क्या है या किसे कहते हैं? कोशिका क्या है? कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं, यानी कोशिका कहते किसे हैं? सजीवों के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सजीवों के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सजीवों के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी कोशिका शब्द किसने दिया? यानी हम कह सकते हैं कोशिका शब्द का खोज किसने किया? कोशिका शब्द का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। इसने मृत कोशिका का खोज किया था कॉर्क में। यानी कोशिका का खोज, कोशिका का खोज, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी किया था। इसने मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का खोज किया था। इसने मृत कोशिका का खोज किया था कॉर्क के छाल में। कोशिका का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका का अर्थ क्या होता है? कोशिका का अर्थ, कोशिका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कोशिका का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। छोटा रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। वहीं जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका का खोज जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। हो गया इतना, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी कोशिका सजीवों की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कॉर्क के छाल में किया था। कॉर्क के छाल में किया था। कोशिका का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था।
कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का आकार मापा जाता है। कोशिका को मापा जाता है। कोशिका को कोशिका को माइक्रोमीटर में मापा जाता है। माइक्रोमीटर, कोशिका को मापा जाता है माइक्रोमीटर में। दुनिया का सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार का सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। वही दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। वहीं दुनिया संसार की सबसे छोटी कोशिका, वहीं संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका। माइक्रोस्कोप, ये तो हो गया कोशिका। कोशिका के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका को मापा जाता है, कोशिका को मापा जाता है माइक्रोमीटर में। कोशिका को मापा जाता है माइक्रोमीटर में। संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है? संसार की सबसे बड़ी छोटा कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। भाई मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। मानव शरीर में, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु। इसको ओभा बोलते हैं, अंडाणु ओभा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, यानी मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु। यानी संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। वहीं संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। वहीं मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है और मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। वहीं मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या? मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या है? मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है कौन सी?
न्यूरॉन। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर का सबसे लंबी सेल। मानव शरीर का सबसे लंबी सेल क्या है? मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। यानी मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन। अब हम लोग कुछ मतलब कोशिका के बारे में कुछ खोज हुआ उसको पढ़ लेते हैं। यानी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था? माइक्रोस्कोप यानी खोज के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। माइक्रोस्कोप का खोज जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने। जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन। जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन यानी माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था? जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने माइक्रोस्कोप का खोज किया था। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक का खोज किया था। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। केंद्रक का खोज का केंद्रक को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। केंद्रक को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक को न्यूक्लियस। अब जीव द्रव का खोज किसने किया था? जीव द्रव का खोज पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव का खोज पुरकिंजे ने किया था 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में जीव द्रव का खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में। इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसको जीव द्रव को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। स्क्रीनशॉट मार लो। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था? नॉलेवम रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया था। यानी नॉलेवम रस्का
माइक्रोस्कोप का खोज किया था। मैक्स शुल्ज ने जीव द्रव को प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया। मैक्स शुल्ज ने जीव द्रव के संबंध में प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया, यानी जीव द्रव सिद्धांत दिया। यानी मैक्स शुल्ज ने जीव द्रव के संबंध में, मैक्स शुल्ज ने किसके संबंध में? जीव द्रव के संबंध में, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया, यानी प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। मैक्स शुल्ज ने जीव द्रव के संबंध में प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया। मैक्स शुल्ज ने जीव द्रव के संबंध में प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत स्लाडेन तथा स्वान ने दिया। कोशिका सिद्धांत स्लाडेन तथा स्वान ने। कोशिका सिद्धांत स्लाडेन तथा स्वान ने। स्लाडेन तथा स्वान ने 1838-39 में दिया था। कोशिका सिद्धांत स्लाडेन तथा स्वान ने 1839, यानी कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाडेन तथा स्वान ने। सेल थ्योरी स्लाडेन तथा स्वान ने दिया था। बिर्चो ने कहा पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होता है। बिर्चो ने बताया था कि पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होता है। यानी बिर्चो ने कहा था जब पुराना कोशिका विखंडन होता है ना, विभाजन होता है ना, तब नया कोशिका का निर्माण होता है। यानी बिर्चो ने क्या कहा? पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होता है। बिर्चो ने कहा पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होता है। पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण। बिर्चो ने कहा था पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होता है। प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। यानी स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लो। प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है या निभाता है। प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका
कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली का अन्य नाम प्लाज्मा झिल्ली है। कोशिका झिल्ली का अन्य नाम प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका को प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बना होता है लिपिड तथा प्रोटीन से, बना होता है, बना है लिपिड तथा कोशिका झिल्ली बना होता है लिपिड तथा, कोशिका झिल्ली बना होता है लिपिड तथा प्रोटीन से, अर्थात लिपोप्रोटीन से। हम कह सकते हैं कि लिपोप्रोटीन से, लिपोप्रोटीन से। कोशिका झिल्ली चयनात्मक या अर्ध परागम होता है, कोशिका झिल्ली चयनात्मक या अर्ध पारगम होता है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन चयनात्मक या अर्धपारगम, अर्धपारगम होता है। कोशिका झिल्ली 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। कोशिका झिल्ली मोटा होता है 75 एंगस्ट्रॉम, 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। कोशिका झिल्ली मोटा होता है 75 एंगस्ट्रॉम। कोशिका झिल्ली के संबंध में दो मॉडल है, एक तरल मोजाइक मॉडल सिंगल तथा निकोल्सन ने 1872 ईस्वी दिया था, और दूसरा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। हो गया इतना। समझ में आ रहा है ना? अब पढ़ेंगे कोशिका के कार्य, कोशिका के वर्ग, यानी कोशिका का कार्य क्या है। कोशिका का कार्य, कोशिका निश्चित आकृति एवं बाहरी आघातों से बचाता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली निश्चित आकृति एवं बाहरी आघातों से बचाता है, यानी कोशिका का कार्य या कोशिका झिल्ली निश्चित आकृति एवं बाहरी आघातों से बचाता है। बाहरी आघातों
से बेचाता और यह निश्चित आकृति देता है, यह निश्चित आकृति देता है, यह निश्चित आकृति देता है। उसका निश्चित आकृति देता है। तीसरा, कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। आने जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। सेल वॉल। कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में कहते हैं सेल वॉल। सेल मतलब हो गया कोशिका, सेल मतलब कोशिका, वॉल मतलब भित्ति, WALL। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली का सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी कोशिका झिल्ली का सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली कोशिका का सुरक्षा प्रदान करता। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली का सुरक्षा प्रदान करता। कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। सिर्फ पादप में पाया जाता है, यानी पौधों में सिर्फ पाया जाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में ही पाया जाता। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में ही पाया जाता है। कवकों का कोशिका भित्ति कार्टिन का बना होता है, यानी कवकों का कोशिका भित्ति कार्टिन का बना होता है, और पौधों का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। यानी कवकों का कोशिका भित्ति कार्टिन का बना होता है। कवकों का कोशिका भित्ति कवची का बना होता है। कवकों का कोशिका भित्ति कार्टिन का बना होता है, और पौधों का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। पौधों का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है, और कवकों का कोशिका भित्ति कार्टिन का बना होता है। पौधों का सेल्यूलोज का होता है। पौधा सेल्यूलोज हो गया था। मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लो। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर्द्रव जालिका।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मो रेटिकुलम अंतर्द्रव जालिका को क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मो रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं ER। देखो, ई से हो गया एंडोप्लाज्मिक यानी ई से हो गया एंडोप्लाज्मिक यानी ई हो गया, और रेटिकुलम यानी R से हो गया रेटिकुलम, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ER। ये शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ER। ER कितने प्रकार के होते हैं? ER कितने प्रकार के होते हैं? ER दो प्रकार के होते हैं। ER दो प्रकार के होते हैं। ER दो प्रकार थे। एक प्रकार ER के प्रकार। पहले जान लो, ER का खोज किसने किया था? पोर्टर ने खोज किया था। ER का खोज पोर्टर। ER का खोज किसने किया था? पोर्टर ने। अच्छा, अब ER के प्रकार समझो। ER दो प्रकार के होते हैं। पहला स्मूथ ER, दूसरा रफ ER। स्मूथ ER को चिकनी अंतर्द्रव जालिका बोलते हैं। स्मूथ ER को चिकनी अंतर्द्रव जालिका बोलते हैं, और रफ ER को खुरदरी अंतर्द्रव जालिका बोलते हैं। यानी प्रकार। ER के भेद, ER के प्रकार। ER दो प्रकार के होते हैं। दो ER के प्रकार। पहला स्मूथ ER, और दूसरा रफ ER, स्मूथ ER को बोलते हैं चिकनी अंतर्द्रव जालिका। चिकनी अंतर्द्रव जालिका। और रफ ER को क्या बोलते हैं? खुरदरी अंतर्द्रव जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव जालिका। अब देखो, रफ ER किसे कहते हैं? जिसमें राइबोसोम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं उसे रफ ER कहते हैं। यानी जिसमें राइबोसोम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, यानी रफ ER समझो। रफ ER किसे कहते हैं? रफ ER जिसमें राइबोसोम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं उसे रफ ER कहते हैं। यानी इसमें रफ ER में राइबोसोम का सूक्ष्म कण पाया जाता है। राइबोसोम पाए जाते हैं। वहीं जिसमें राइबोसोम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं वहीं उसे क्या कहते हैं? रफ ER। और जिसमें राइबोसोम के सूक्ष्म कण नहीं पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्मूथ ER। यानी रफ, जैसे राइबोसोम का सूक्ष्म कण रफ, जैसे कोई चीज रफ पे राइबोसोम के सूक्ष्म कण पाया जाता है, स्मूथ पे नहीं। जैसे कोई स्मूथ है, स्मूथ पे न पाया जाएगा क्योंकि स्मूथ पे सड़ जाएगा, और रफ पे पाया जाएगा क्योंकि रफ है ना उसमें अटक जाएगा, इसीलिए वह राइबोसोम का सूक्ष्म कण पाया जाता है। रफ पे राइबोसोम के सूक्ष्म कण पाया जाता है, वहीं स्मूथ पे नहीं पाया जाता क्योंकि स्मूथ पे से सड़ जाता है। तो यानी स्मूथ ER। राइबोसोम का सूक्ष्म कण नहीं पाया जाता। राइबोसोम का सूक्ष्म नहीं पाया जाता है। सूक्ष्म कण नहीं पाया जाता या नहीं पाया जाता है। स्क्रीनशॉट मार लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया? अब देखो,
हो गया ना। अब हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम के प्रकार। राइबोसोम के प्रकार, राइबोसोम के कितना प्रकार होते हैं? राइबोसोम के प्रकार प्रकार इसको दो प्रकार होते हैं। राइबोसोम के भेद या प्रकार, इसको दो प्रकार होते हैं। एक में 70 और उसमें 80। 70 राइबोसोम के दो सब यूनिट है, यानी 70 राइबोसोम के 70 राइबोसोम 70 यही है 70 राइबोसोम के दो सब यूनिट है। कितने सब यूनिट है? दो 70 राइबोसोम के दो सब यूनिट, पहला 30S और 50S, यानी पहला सब 30S और दूसरा 50S। 30S तथा 50S। वही 80 राइबोसोम का दो सब यूनिट है। 80 राइबोसोम का दो सब यूनिट है। सब यूनिट 80 राइबोसोम का दो सब यूनिट, पहला 60S और दूसरा पहला 40S और दूसरा तथा 60 है। तो आज तक यहीं रहने देते हैं, आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।